वेलकम टू एग्ज़ाम प्रीमियर। मैं हर्ष फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको पता है, हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाला है। ऐसे मैं आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको क्विज करवाऊँगा, तो आपके लिए अच्छी तरीके से बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक भी सेलिएंट फीचर है और पहला क्वेश्चन भी सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है? चलिए डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं, पहला है यूनिटरी गवर्नमेंट, दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चौथा है एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, चलिए तो अब इसी के साथ आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। इंडिया फॉलोज द रूल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मैं मतलब बता देता हूँ। जहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट का रियल एग्जीक्यूटिव नहीं कहलाते। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट सिस्टम वेयर द रियल एग्जीक्यूटिव इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट। ठीक है, और यहीं दूसरी तरफ देखें तो ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो होते हैं वो प्रेसिडेंट हेड होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यूएसए फॉलो करता है ये सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और एक अलग ऑप्शन है यूनिटरी गवर्नमेंट। सो इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया फेडरल है, इंडिया इज़ फेडरल विथ यूनिटरी, थोड़ा यूनिटरी टिल्ट है, मतलब फेडरल भी नेचर भी फॉलो करता है और यूनिटरी टिल्ट ज़्यादा है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा फेडरल नेचर क्या है, यूनिटरी क्या है। आप रेफरेंस के लिए लेना, यूनिटरी गवर्नमेंट इंडिया फॉलो नहीं करता। ठीक है, ओके। और एब्सोल्यूट मोनार्की तो बिल्कुल नहीं है ना। इंडिया, जैसे कि आपको पता है, इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो मोनार्क तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, इंडिया इज़ कॉल्ड अ क्वाजी फेडरल स्टेट। इंडिया को क्वाजी फेडरल स्टेट क्यों कहा जाता है? पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वाजी फेडरल का डिस्कशन किया था। फेडरल जो नीचे मैं बता रहा था वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। इंडिया इज़ कॉल्ड क्वाजी फेडरल स्टेट बिकॉज ऑप्शन ए इज़ इट हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी स्पिरिट। बी ऑप्शन इज़ it has a dual citizenship. C option is states have more power than center. D option is judiciary is separate from states. तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, फिर बाकी के मैं ऑप्शंस भी डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं आपको क्वाजी फेडरल का मीनिंग बता देता हूँ। क्वाजी फेडरल का मतलब क्या होता है? क्वाजी फेडरल का मतलब होता है इंडिया इज़ फेडरल, मतलब इंडिया में फेडरल फॉर्म है। फेडरल फॉर्म इज़ डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, क्वाजी फेडरल मतलब डुअल का, फेडरल का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट, मतलब डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर होता है फेडरलिज्म। फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर होना स्टेट्स और सेंटर के बीच में। लेकिन जो सेंटर के पास है वो ज़्यादा पावर होती है। तो क्वाजी फेडरल का ये मतलब होता है कि आपके यहाँ डिवीजन ऑफ पावर होगा, लेकिन जो मेन पावर्स होंगी, जो ज़्यादा पावर होंगी, वो सेंटर के पास होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है बच्चों? इट हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ यूनिटरी स्पिरिट। ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसका आंसर मैंने आपको समझा दिया है। इंडिया जो है इज़ अ फेडरल इन फॉर्म में वो फेडरल है ना, डुअल गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन स्पिरिट की बात की जाए यूनिटरी स्पिरिट है। जैसे कि यूनिटरी स्पिरिट का मतलब होता है सेंटर हैज़ मोर पावर, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, दोनों है हमारे यहाँ, क्वाजी फेडरल है, दोनों नेचर है, डिवीजन भी है और सेंटर के पास ज़्यादा पावर भी है। ठीक है, अदर ऑप्शन समझा देता हूँ। ठीक है, इट हैज़ अ डुअल सिटीजनशिप। इंडिया के पास डुअल सिटीजनशिप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाता है, इंडिया।
तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन है स्टेट्स हैव मोर पावर देन सेंटर। ये बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको अभी बता दिया, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है, सेंटर इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट्स, ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है, गलत हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन है जुडिशरी सेपरेट फॉर स्टेट्स। तो जुडिशरी सेपरेट, अलग स्टेट्स के लिए सेपरेट नहीं है, वो यूनिटरी है, यूनिफाइड है, ऐसा कहूँ तो यूनिफाइड है, ठीक है, एक ही है। हमारे यहाँ एक ही एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट है ना, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ जिसको कहा जाता है। तो जुडिशरी इज़ यूनिफाइड इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है थर्ड नंबर, विच फीचर इंश्योर्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फीचर है जो, विच फीचर इंश्योर्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऑप्शन सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या ऑप्शन डी है प्रीएम्बल। तो मैं आपको आंसर से शुरू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रीएम्बल इज़ अ फीचर दैट इंश्योर्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है ना, प्रीएम्बल में ये चीज़ मेंशन है, प्रीएम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी ए सेक्युलर कंट्री, ठीक है। सेक्युलर का मतलब होता है कि रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना, ठीक है। मीनिंग इसका मतलब कि स्टेट का कोई रिलीजन है, स्टेट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो स्टेट बोलेंगे वो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में है, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जब बोला जाता है स्टेट, दैट मीन्स स्टेट मीन्स कंट्री, अ होल कंट्री, अ नेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नो, किसी भी स्टेट का अलग से रिलीजन नहीं, इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है। तो प्रीएम्बल भी ये चीज़ मेंशन है, सेक्युलर है ना वर्ड जो है। मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए बता दूँ, प्रीएम्बल में सेक्युलर विथ सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड, दो वर्ड उस पर ऐड किए गए थे अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट में आगे आपको बताऊंगा, आगे वाले सेशंस जो होंगे हम आपको सब कुछ समझाएंगे अमेंडमेंट क्या होते हैं। अभी के लिए आप इतना जान लें कि प्रीएम्बल में जो दो वर्ड है सेक्युलर, सोशलिस्ट, वो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड किए गए थे उस पर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐड करनी होती है ना, जैसे उसमें कुछ अगर हमें चेंज लाना है प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है, उसको चेंज नहीं कर, अमेंड कर सकते। आगे मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्रीएम्बल फीचर इंश्योर्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रीएम्बल। अदर बता देता हूँ दूसरे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और अदर डिस्कस कर लेते हैं अगर फर्दर, ठीक है। एफआई जो है फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें हम, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सेक्युलर कैरेक्टर को नहीं दर्शाता है, ठीक है। डायरेक्टली सेक्युलरिज्म को नहीं वो करता है, ठीक है। ये हेल्प कर सकता है इन्फोर्स करने में सेक्युलर कैरेक्टर अपने डिफरेंट राइट्स के थ्रू, है ना, बट ये डायरेक्टली उसको डिक्लेयर नहीं करता है ना, कि वो ही ये सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, वो फीचर है, ठीक है। और अदर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो ये इंश्योर नहीं करती सेक्युलरिज्म, डायरेक्टली इंश्योर नहीं करती, ठीक है, डायरेक्टली इंश्योर नहीं करती फंडामेंटल ड्यूटी सेक्युलरिज्म, ओके। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसकी बात की जाए तो ये सोशल जस्टिस की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल जस्टिस की बात करते हैं, है ना, सेक्युलरिज्म की नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोरो फीचर फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फीचर है जो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है, ओके। चलिए ऑप्शंस के साथ देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका, हाँ पहला ऑप्शन है इसका DPSP, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, और चौथा ऑप्शन है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ठीक है, इनकरेक्ट से करेक्ट की ओर बढ़ते हैं, ओके। पहला तो DPSP जो है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड ऑब्लिक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बोरो किया है आयरलैंड से, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है यूके से, यूके ऑब्लिक, है ना, इसी को ब्रिटेन, ठीक है, आप देख लेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया है। और अब अगला बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने कहीं से नहीं लिया है, ना ही यूएस से, ना ही कहीं से, ठीक है। तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाए। अब बचता है आपका फंडामेंटल राइट्स, तो यूएस से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, बोरो किए हैं यूएस बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है।
याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया एम्प्लाइज। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में क्या दर्शाती है, दैट इज़ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको बताना है कि इसका क्या मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। मैं आपको ऑप्शन से शुरू करते हैं, चलिए ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। हाँ चलिए, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया एम्प्लाइज क्या मतलब होता है, देखेंगे। थोड़ा मैं पेज छोटा कर लेता हूँ, ओके, ताकि ज़्यादा चले। ओके, पहला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि सिटीजन्स ओ एलिजेंस टू बोथ सेंटर एंड स्टेट। बी ऑप्शन इज देयर इज़ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। सी ऑप्शन इज इंडियंस कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट। डी ऑप्शन इज सिटीजन कैन वोट इन एनी स्टेट। ठीक है, तो ये अपने ऑप्शंस हैं। हाँ ऑप्शंस हैं। मैं अब जैसे कि हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि इनकरेक्ट से करेक्ट की तरफ, ठीक है, तो मैं आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये वाला। अगला है, तो सिटीजन्स ओ एलिजेंस टू बोथ सेंटर एंड स्टेट। इसका क्या मतलब होता है? एलिजेंस का मतलब होता है लॉयलिटी। ठीक है, हमारी स्टेट्स के तरफ या नेशन की तरफ लॉयल होना। लॉयलिटी मीन्स एलिजेंस। ठीक है, हम अपनी इंडिया के लिए, है ना, लॉयल है मीन्स, ठीक है, उसका ये मतलब होता है। तो सिटीजन्स ओ एलिजेंस टू बोथ सेंटर एंड स्टेट, तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। सिटीजन्स कैन ओनली, सिटीजन्स जो होते हैं वो, है ना, तो यूनियन मतलब हमारे नेशन की तरफ एलिजेंस होते हैं। सिटीजन्स ओ एलिजेंस टू इंडियन यूनियन ओनली, इंडियन यूनियन, ठीक है, नेशन के लिए लॉयल होना, ठीक है, वो उस टर्म में बोला जाता है। तो पहला इनकरेक्ट हो जाता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है क्या ये मतलब होता है कि सिटीजन्स ओ एलिजेंस टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ऐसा नहीं है। दूसरा देखते हैं, इंडियन कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट, क्या ये मतलब है इसका सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का? इसका मतलब ये सही है कि इंडियंस कैन हैव ओनली वन पासपोर्ट, है ना, लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये उस चीज़ को, सिंगल सिटीजनशिप को नहीं दर्शा रहा है या फिर नहीं डिफाइन कर रहा है। अगला बढ़ते हैं, सिटीजन्स कैन वोट इन एनी स्टेट। ये डिपेंड करता है कि जो वोटर है वो कहाँ पे रेसिडेंस, कहाँ पे रह रहा है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, किस स्टेट पे ये डिपेंड करता है। तो वोटिंग इन एनी स्टेट, ये भी ठीक है। लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है, क्या बचता है कि देयर इज़ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट की, हाँ, किसी भी स्टेट की सिंगल सिटीजनशिप नहीं होती है, स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है, कंट्री की होती है। कंट्री एज यू नो, नेशन एज अ होल। हम ये नहीं कहेंगे कि हम स्टेट, या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हम दिल्ली के सिटीजन हैं, है ना, या राजस्थान के सिटीजन हैं, यूपी के सिटीजन हैं। वी कॉल दिस एज अ कि हम इंडियन सिटीजन हैं। तो सिटीजनशिप नेशन के उस पर दी जाती है एज अ होल, है ना। जैसे हम बात करें, जैसे हम कह देते हैं कि एवरी इंडियन इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हर भारतीय भारत का नागरिक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि देयर इज़ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, 6th क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन द प्रीएम्बल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी कहाँ से इंस्पायर्ड है ये, ठीक है, ये चीज़ें हमने कहाँ से ली है। चलिए ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है कनाडा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या चौथा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ओके, हाँ, तो मैं आपको समझाते चलता हूँ स्टार्टिंग से। आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन द प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया है, तो हम पहले इनकी बात कर लेते हैं। पहला है कनाडा, तो कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से फेडरलिज्म का आइडिया लिया था, फेडरलिज्म, कनाडा से, समझ रहे, फेडरलिज्म, हाँ जी, कनाडा से, कनाडा ने हमें क्या दिया, गेव द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, बोरो किया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी आपको बताया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएस पे लिए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आयरिश दैट इज़ आयरलैंड से लिया हमने। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको भी पता चला पिछले वीडियोज़ में, FR फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए, कि हमें वो, है ना, फंडामेंटल राइट्स। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जुडिशियल रिव्यू, ये मैं आपको टर्म समझाऊंगा आगे वाली क्लासेस में, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। अब बात करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बचा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर।
हमने जस्टिस, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी हमने कहाँ से लिया? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बिकॉज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अब इसका हम आपको ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैन अमेंड इट, सुप्रीम कोर्ट अमेंड कर सकती है इसलिए कहा जाता है। या फिर प्रेसिडेंट कैन चेंज इट बाय ऑर्डिनेंस, क्या प्रेसिडेंट उसको सिंपल एक ऑर्डिनेंस से चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए क्या कहा जाता है रिजिड और फ्लेक्सिबल। या इसलिए कहा जाता है कि सम पार्ट्स आर डिफिकल्ट और सम ईजी टू अमेंड, क्या इसलिए कहा जाता है। या इट हैज़ मोर देन 100 अमेंडमेंट्स, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट है इसलिए कहा जाता है क्या। तो हम इसे करेक्ट आंसर को देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से, पहले ऑप्शन से। पहला है सुप्रीम कोर्ट कैन अमेंड, तो सुप्रीम कोर्ट कैन अमेंड, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है लेकिन अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट कर सकते हैं, हस्तक्षेप करना है वो उसे कहते हैं इंटरप्रेट, या क्या देते हैं, वर्डिक्ट दे देना वो, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं कर सकता। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रेसिडेंट कैन चेंज इट बाय ऑर्डिनेंस, क्या ये सही है? प्रेसिडेंट कैन चेंज बाय ऑर्डिनेंस, ऐसा भी नहीं है। प्रेसिडेंट सिर्फ टेम्परेरी लॉज चेंज कर सकते हैं, टेम्परेरी लॉज को, ठीक है। टेम्परेरी जो होते हैं, टेम्परेरी मतलब जो क्षणिक होती हैं कुछ समय के लिए, टेम्परेरी लॉज जो होते हैं, है ना, अमेंडमेंट को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ टेम्परेरी लॉज को चेंज कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। तीसरा ऑप्शन है इट हैज़ मोर देन 100 अमेंडमेंट्स, क्या इसलिए? तो ऐसा भी नहीं है, ये रीज़न बिल्कुल नहीं है, ये रीज़न नहीं है, ठीक है, रिजिड और फ्लेक्सिबल होने का। तो ऑप्शन क्या है अभी तक आपको समझ में आ गया, इसका करेक्ट आंसर है सम पार्ट्स आर डिफिकल्ट एंड सम ईजी टू अमेंड। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो ईजिली अमेंडेबल नहीं है, ठीक है, जो ईजी अमेंडेबल नहीं है। जैसे आर्टिकल 368 होता है, आर्टिकल 368 वो 2 प्रोसीजर देता है कि एक, आप किसी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, ये आगे वीडियोज़ में समझाऊंगा स्पेशल मेजॉरिटी क्या है और सिंपल मेजॉरिटी क्या है। तो एक जो प्रोसीजर आर्टिकल 368 के अंदर दो प्रोविजंस देता हूँ कि एक चीज़, किसी चीज़ को आप अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड होगी स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन एक जो दूसरा है वो सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड कर सकते हैं। तो वो एक तरफ जिसको स्पेशल मेजॉरिटी लगती है वो रिजिड है, और जिस तरफ सिंपल मेजॉरिटी लग रही है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या मतलब है, सम पार्ट्स आर डिफिकल्ट एंड सम ईजी टू अमेंड, इसीलिए इसको रिजिड और फ्लेक्सिबल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। दूसरा, अगला 8वां नंबर है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से बोरो किया गया है? पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ईजी पीजी है, आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा आई एम श्योर, ठीक है। और हाँ, जैसे ही जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं तो बच्चों आप खुद से आंसर करना और फिर मुझे लास्ट में कमेंट के थ्रू अपने आंसर स्कोर्स बताना, ठीक है, कितने स्कोर आए किसके, है ना। तो आप आंसर करने की कोशिश करना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कहाँ से बोरो किया हमने? ईजी पीजी है, मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा इसमें बिना टाइम लिए। आयरलैंड से हमने बोरो किया है, DPSP, ठीक है। बाकी अब आगे अब ऐसे आए गए हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी भूले ना, रिवीजन होता जाएगा। ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? ब्रिटेन से हमने लिया है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने लिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से गेव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें जो चल रहे हैं वो ब्रिटेन से हमने लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स, जहाँ पे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, है ना, ये चीज़ें मेंशन है वहाँ पे। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट जो हम है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। और प्रियम्बल की लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा मिसक्लिच हो गया, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट और लैंग्वेज, प्रियम्बल की लैंग्वेज, समझ जाएंगे आप, ठीक है। हाँ, प्रियम्बल की लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब आती है बात किसकी? USA की।
तो यूएसए से हमने क्या लिया, यूएसए मतलब वही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ से लिया था हमने एफआर फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू। मैंने पुरानी अभी पिछली वीडियो में बताया जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू वगैरह ये तो सारे टर्म्स मैं समझाऊंगा। और हमारा जो आंसर था, आंसर को मैं मार्क कर देता हूँ, आयरलैंड से हमने डीपीएस पे दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेसी हो गया गाइस, अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर्स। अभी मैंने डिस्कस किया था, अभी अच्छे से पढ़िए ध्यान से। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर, अभी मैंने डिस्कस किया था, जस्ट रिसेंट बोला है कि कौन सा जो प्रोविजन है ना, शेड्यूल है, वो बात करता है किसके बारे में, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में। तो इसका बिना टाइम लिए मैंने अभी बताया था कि ये 7th शेड्यूल है जो वो डिस्कस करता है ना, वो बताता है डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में। कैसे डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स डिवाइडेड बिटवीन यूनियन लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। 3 लिस्ट हैं इस पर, 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती हैं, उनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। उसी के साथ और अदर ऑप्शंस देख लेते हैं, हाँ अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है, 5th शेड्यूल में वाइज मेंशन है शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज और ट्राइब्स मेंशन है। 9th शेड्यूल में है, 9th शेड्यूल ये लैंड रिफॉर्म से डील करता है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से डील करता है। और जो 1st शेड्यूल है वो बात करता है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज़। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिक्टेट कर दो, आप लिख लेना। 1st शेड्यूल डील्स विद नेम्स ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़, नेम और स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ से डील करता है। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से डील करता है। 7th शेड्यूल जो है वो यूनियन, स्टेट्स और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स और किसके बेसिस पे, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। और जो 5th शेड्यूल है वो बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। अपना क्वेश्चन है कौन सा ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप से डील करता है। तो हमारा सिंगल सिटीजनशिप के बारे में जब बात हो रही थी तो मैंने बताया था सिटीजनशिप, सॉरी नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ। हमारा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है सिटीजनशिप से। आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप, ठीक है। इसी के साथ हम बाकी भी डील कर लेते हैं। पार्ट 4 में आपका क्या है, आपका पार्ट 4 में डीपीएसपी दिया हुआ है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना, ठीक है। पार्ट 3 में दिया हुआ एफआर दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। और पार्ट 1 में दिया हुआ है यूनियन और टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ लेंगे, यूनियन और टेरिटरीज, ओके, यूनियन टेरिटरीज, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या देख लेंगे जैसा भी हो, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। अगला है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहला है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको करेक्ट आंसर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे मेजर चेंजेस हुए हैं प्रीएम्बल में, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रीएम्बल में जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो ऐड किया गया था, है ना, वो प्रीएम्बल में वो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, है ना। हाँ मैंने बताया था 42nd के थ्रू ही किया गया था, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है ना प्रीएम्बल में, तो वो इसी से ऐड किया गया था। और इनकरेक्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं। कुछ इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं जैसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इनका भी अपना सिग्निफिकेंस है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको इनका भी सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि इनसे क्या क्या चीज़ें ऐड हुई या क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 44th अमेंडमेंट जो एक्ट था उसने क्या किया था, उससे राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हुआ था, राइट, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से और उसको लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं इमेजिन गेस कर पा रहा हूँ, आर्टिकल 300A आई गेस डील्स विद द राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, तो उसको लीगल राइट बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी से हटाकर
ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। 52nd डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए तो हाँ आगे देख लेते हैं। और 24th बचा, 24th अमेंडमेंट 1971। इससे क्या हुआ था, ये जो अमेंडमेंट है ये पार्लियामेंट को पावर देता है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की। पार्लियामेंट को पावर देता है ना, इट प्रोवाइड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड FR, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड इन विच केस। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस डॉक्ट्रिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो किस केस में है ना प्रोपाउंड किया गया था, ठीक, प्रोपाउंडेड इन विच केस। तो हाँ चलो आंसर देख लेते हैं इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत ही फेमस वर्डिक्ट है, ठीक है, केस है जो कि 1973 में हुआ था, 1973। इसका एक्सप्लेनेशन ये है इसकी 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा हाँ ओके, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि ये पार्लियामेंट कैन अमेंड द FR एज ए preamble, सॉरी लेट मी करेक्ट, पार्लियामेंट कैन अमेंड preamble, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इस जो वर्डिक्ट है इसके थ्रू इसमें ये हुआ था, ठीक है। मैं आपको ये केस अच्छे से ब्रीफ में समझाऊंगा, अच्छे से इलाबोरेट करके प्रॉपर। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि केशवानंदा भारती केस था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, ठीक है। आगे जो बाकी जो केसेस हैं वो आने वाले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में आप उनका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए बस कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उस पर हमें पता था बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स इट्स कमिटमेंट टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्ट करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। इसका आंसर आपको पता है, हाँ पता है। इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर होगा प्रियम्बल इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। क्यों है, क्योंकि प्रियम्बल में ये चारों वर्ड मेंशन है, ठीक है। प्रियम्बल जो है वो डिक्लेयर करता है ना, सारे फॉर्म्स में जस्टिस, वेदर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ जस्टिस डिक्लेयर, है ना, जस्टिस इन ऑल फॉर्म्स, ऐसा कह दूँ कैसे, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों जस्टिस, ऑल फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। प्रियम्बल ओनली टॉक्स अबाउट दिस, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, अब बात करें इसकी FR की, फंडामेंटल राइट्स ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, ये इंश्योर करता है इंडिविजुअल लिबर्टी। स्केड्यूल स्ट्रक्चरल डिटेल है, स्केड्यूल्स में कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, तो इसमें कुछ है नहीं खास। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या करते हैं, एम्स टू अचीव जस्टिस बट नॉट इक्वल, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अगला, ठीक है। अगला है विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट इट कैन बी अमेंडेड टू मीट चेंजिंग नीड्स वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स कोर स्ट्रक्चर। इसको मैं शॉर्ट करके बताऊँ, ऐसा कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है अमेंडमेंट अलाउ है, मतलब आप अमेंड कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ प्रोटेक्शन टू कोर वैल्यूज़, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन देखे थे, आई गेस ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी वही है, सेम क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा कैसे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कि विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या विच फीचर अलाउज अमेंडमेंट विद प्रोटेक्शन टू कोर वैल्यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वही सेम चीज़ है कि रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है ना, कुछ पार्ट है अमेंड करना आसान नहीं है, कुछ पार्ट ईजिली अमेंड हो जाते हैं वही चीज़ है। अलग अलग बात करते हैं। रिजिडिटी का मतलब होता है, रिजिडिटी मतलब आप उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना मतलब अलाउ इजी चेंज को अलाउ करना, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द फेडरल विथ यूनिटरी बायस मीन, इसका ये है, मैं शॉर्ट में कहूँ व्हाट डज फेडरल विथ यूनिटरी बायस मीन, ठीक है, बड़ा है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ कि फेडरल विथ यूनिटरी बायस का क्या मतलब होता है। इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, पहले एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, क्या ये मतलब होता है कि स्टेट हैव मोर पावर देन द सेंटर, ए, बी देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ पावर, सी पावर शेयर्ड बट टिल्ट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट,
या डी कंप्लीट पावर लाइज विद द स्टेट। क्या मतलब होता है इसका, मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है कि पावर इज़ शेयर्ड, पावर शेयर्ड है बट टिल्ट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको जो बताया था उसमें पुराने क्वेश्चन में बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर, वो क्वाजी फेडरल जो बताया था, क्वाजी फेडरल नेचर ऑफ है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही है कि पावर जो है वो शेयर्ड है, पावर जो है वो शेयर्ड है, लेकिन जो सेंटर के पास से ज़्यादा पावर है, ठीक है, बट टिल्ट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इस उसी से पता चल रहा है, ये जो वर्ड लिखे हुए पावर इज शेयर्ड, पावर शेयर्ड है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, लेकिन जो टिल्ट है ना, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। इसका एग्जांपल मैं कैसे बताऊँ आपको, कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए पावर जो होती है शेयर्ड होती है, लेकिन जब एमरजेंसीज होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, है ना, तो सेंटर डोमिनेट हो जाता है ना। जैसे अभी इंडिया पाक का वॉर चल रहा है, इंडिया पाक का, तो सारी जो पावर्स है वो सेंटर के पास है ना, सेंटर मेकिंग डिसीजन, सेंट्रल बॉडीज़ हैं, सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर है, वो डोमिनेट हो चुका है, वहीं से सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि यूनिटरी बायस का यही मतलब होता है कि पावर इज शेयर्ड बट टिल्ट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो इसका आंसर ये करेक्ट है। और पहला ऑप्शन ये है कि स्टेट हैव मोर पावर देन द सेंटर, ये तो बिल्कुल गलत है। ये मैंने आपको उसमें भी ऑप्शन था, ये मैंने बिल्कुल रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ पावर, ये भी इनकरेक्ट है। डिवीजन ऑफ पावर है, पावर इज शेयर्ड, ये यहाँ पे लिखा हुआ, उसका यही मतलब है कि डिवीजन ऑफ पावर, या फिर फेडरल नेचर जो बताया था वो उसका ये मतलब होता है कि पावर इज डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। कंप्लीट पावर लाइज विद द स्टेट, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, फॉल्स है स्टेटमेंट, आपको खुद पता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। क्या बनाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, फटाफट करते हैं गाइस, फटाफट, ताकि आपको भी ये सेशन बोरिंग ना लगे, ठीक है, और फटाफट आपकी चीज़ें रिवाइज होती जाए। What makes the Indian Constitution the lengthiest written constitution in the world? Option A is it is written in multiple language. B option is it covers both union and states governance in detail. C option is it has no amendment. या D option is it include fundamental rights. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं करेक्ट आंसर से बिल्कुल शुरुआत करता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी क्यों होगा? बी कहता है इट कवर्स बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नेंस इन डिटेल। सही बात है, डिटेल फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, डिटेल फेडरल स्ट्रक्चर है, राइट्स हैं, प्रोविजंस हैं, है ना, तो ये दोनों के प्रोज की बात करता है, ठीक है। यूनियन भी, स्टेट की भी फेडरल स्ट्रक्चर है ना, राइट्स हैं, प्रोविजंस हैं, तो सबकी बात करता है, इसलिए ये आंसर सही होगा। इट कवर्स बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नेंस इन डिटेल। ये ऑप्शन ये है कि इट इज़ रिटन इन मल्टीपल लैंग्वेज, ये इनकरेक्ट है ना, ये रीज़न नहीं हो सकता बिल्कुल। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये रीज़न नहीं हो सकता, इट इज़ रिटन इन मल्टीपल लैंग्वेज, ये रीज़न नहीं है। इट हैज़ नो अमेंडमेंट, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको पता है, मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अब तक, ठीक है। अगला है इट इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, तो ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अदर कंट्रीज़ के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो है ना, तो उस बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन में कई बार चीज़ें घुमा फिरा के पूछ ली जाती हैं, सेम क्वेश्चन रिपीटेड मोड में, है ना। तो इसका है विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड, आयरलैंड से हमने क्या लिया था, मैंने आपको बताया था गाइस, TPSP, वन एंड ओनली TPSP, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने कहाँ से बोरो किया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आ ही गया, तो FR लिए गए हैं US से। प्रेम्बल मल्टीपल सोर्स से, ठीक है, तो ऐसा नहीं कहेंगे उसको कि किसी एक से, तो ये मल्टीपल सोर्सेज से इन्फ्लुएंस्ड है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये तो अपना यूके दैट इज ब्रिटेन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 18th नंबर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सेक्युलर स्टेट, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? सॉरी जस्ट अ सेकंड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सेक्युलर स्टेट, इसका क्या मतलब है, ठीक है। सेक्युलर का मतलब होता है सिंपली, तो मैं आपको बताता हूँ, इसके ऑप्शन हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन से द स्टेट प्रमोट्स वन रिलीजन, द स्टेट बैन्स ऑल रिलीजन, द स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, या ओनली मेजॉरिटी रिलीजन इज रिकॉग्नाइज्ड। पहले से शुरू करते हैं और पहला इसका करेक्ट ऑप्शन हो, करेक्ट आंसर होगा, पहला करेक्ट होगा? नहीं, पहला नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है, मैंने सेक्युलर के बारे में, सेक्युलरिज्म के ऊपर वहाँ पे डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। सेक्युलर का मतलब होता है क्या?
तो पहला देखते हैं, क्या ये मतलब होता है कि स्टेट प्रमोट्स वन रिलीजन? ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, एकदम गलत है। वन रिलीजन को नहीं वो करता है, प्रमोट करता है स्टेट, है ना। हाँ, ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा, द स्टेट बैन्स और रिलीजन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम यहाँ पे सेकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम रिलीजन के फेवर में होंगे, मतलब कि हम सेकुलर समझ रहे हैं कि किसी चीज़ में भेदभाव नहीं, रिलीजन के बेसिस पे वो व्हाट शुड आई से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, है ना। वी शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये मतलब होता है सेकुलर स्टेट का। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ओनली मेजॉरिटी रिलीजन इज़ रिकॉग्नाइज्ड, ये गलत है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है कि मेजॉरिटी रिलीजन को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है, द स्टेट इज़ सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्टेट इज़ सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फीचर इंश्योर्स दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? या सिंपली कहूँ, व्हाट इंश्योर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है। चलो, क्रिस्प एंड ना, स्वीट एंड क्रिस्प, व्हाट इंश्योर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, क्या ये? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल टू लोकसभा, क्या ये? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या ये? या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। व्हाट इंश्योर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या इंश्योर करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल टू लोकसभा। ये एक फीचर कह सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म का, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा को, ठीक है, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव वो आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर को, है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल टू लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लोकसभा, लोकसभा लेजिस्लेटर, ठीक है। चलो, और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसको ये एक फेडरल फीचर हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। डिवीजन ऑफ पावर हमने डिस्कस किया, ये एक फेडरल फीचर है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर होना फेडरलिज्म या फेडरल फीचर होता है ये। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये इस क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है ना, इससे ये पार्लियामेंट्री फॉर्म को इंश्योर करता नहीं करता, इससे रिलेवेंट ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट प्रोसीजर? कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड है अमेंडमेंट प्रोसीजर को? अमेंडमेंट किसके थ्रू होते हैं? अभी हमने अमेंडमेंट कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि अमेंडमेंट किस आर्टिकल के थ्रू, किस में दिया हुआ है, ऐसा कहते हैं, ठीक, किस में मेंशन? तो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 पे मेंशन है अमेंडमेंट। ये जो आर्टिकल है वो डिटेलिंग करता है किस चीज़ की, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होता है ना, या कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, ये डिटेलिंग इस पर दी है आर्टिकल 368 में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है। इसी के साथ मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल 356 ये किसके बारे में बात करता है? ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 367 ये हम देखेंगे, ठीक है, ये मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ गाइस। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम राइट टू, ये जो फ्रीडम के बारे में बात करता है, ठीक है, ये फ्रीडम राइट्स है आर्टिकल 19, है ना। चलो, नेक्स्ट 22 है, 22 है, ओके। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एंश्राइंड अंडर। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने से कितने आर्टिकल तक मेंशन है? एफ आर जो है वो आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, है ना। ये डिटेलिंग है, 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, 12 से 35। आर्टिकल नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 51A to 76 ये ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसमें अदर प्रोविजन है एफ आर, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ FD फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं, और उसमें अदर प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 352 से 360 ये सारे आर्टिकल 352 से 360 एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं लाल बत्ती बना दे रहा हूँ ऐसे, और ये एमरजेंसी, अब आप इसको कुछ भी समझें, ठीक है, ये एमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 से 360 एमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं, और आर्टिकल 36 से 51 है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेयर रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विथ, सिंपली इसको कहें शॉर्ट एंड स्वीट, रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किस पे लाइज विथ हु, है ना। तो ये हमने बताया था जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस पे करती है, वो हमने पुराने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था इस बारे में कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर इंडिया में किसके ऊपर लाई करती है, ठीक है, किसके पास। तो हमारा जैसे कि हमारा जो इंडिया वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट ये नॉमिनल हेड कहलाते हैं, और जो पीएम है, पीएम एंड सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो हैं रियल एग्जीक्यूटिव। इसका करेक्ट आंसर होगा, एक मिनट में मार्क कर देता हूँ करेक्ट आंसर पहले, करेक्ट तो आपको थोड़ा क्लियर चाहिए। इससे करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास होती है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो ये नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल। इनके लिए दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, डी फैक्टो और डी जीरो, मैं आपको आगे बताऊँगा समझाऊँगा, डी फैक्टो और डी जीरो, ठीक है। ऐसा ही कोई नॉमिनल हेड और एक रियल हेड कौन होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में मैंने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ये जुडिशरी के कंटेक्स्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी कंटेक्स्ट में है, तो ये तो बिल्कुल पार्लियामेंट से अलग है, ठीक है। गवर्नर होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, जैसे सेंटर पे जैसे पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर, नहीं सॉरी लेट मी करेक्ट, जैसे सेंटर पे प्रेसिडेंट वैसे ही स्टेट पे गवर्नर, ठीक है, स्टेट पे गवर्नर नॉमिनल हेड है, जो रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और स्टेट पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज़ इंश्योर्ड थ्रू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इसका क्या मतलब होता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड थ्रू, इसका क्वेश्चन का ये दूसरा मतलब है, ठीक है। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंश्योर्ड थ्रू, इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन से बताता हूँ फिर आपको मैं समझाऊंगा। इसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट कैसे है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है, ठीक है, फ्री फ्रॉम, है ना, हॉच पॉच ऐसा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस, इसका मतलब है कि जुडिशरी के पास हैज़ पावर टू रिव्यू लॉज, जुडिशरी के पास पावर है ना लॉज को रिव्यू करने की। ये जुडिशियल रिव्यू जो हमने बताया था कि FR USA से हमने फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू बोरो किया है, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि किसी भी लॉ को रिव्यू करने की पावर जुडिशरी के पास है ना, किसी भी लॉ को रिव्यू करने की जो पावर है वो जुडिशरी के पास है, दैट इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और अपॉइंटमेंट वो इंडिपेंडेंट है, अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंस होते हैं, हाँ, और अपॉइंटमेंट भी इंडिपेंडेंस ही है। ठीक है, बाकी के जो हैं अदर हैं ये ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर जजेस, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर जजेस, तो ये मैं आपको बताऊंगा, आगे समझाऊंगा, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको समझाएंगे। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इंडिया में अप्लाई नहीं होती है, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जो एमरजेंसी प्रोविजंस है तो वो जुडिशरी को टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, परमानेंटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 25th नंबर है, विच एमरजेंसी कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी, विच एमरजेंसी मेक्स इंडियन यूनिटरी। सिंपल, कौन सी एमरजेंसी है जो इंडिया को यूनिटरी बनाती है, मेक्स इंडिया यूनिटरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर मैं आपको करेक्ट आंसर से शुरुआत करता हूँ, बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी मेक्स इंडिया यूनिटरी। इसका मतलब बताता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि सेंटर जो होता है, सेंटर के पास सारी पावर्स हैं, ऑल पावर्स हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके अंडर में वर्क करती है ना। नेशनल इमरजेंसी मेक्स इंडिया यूनिटरी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल वर्ड से ही पता चल रहा है, नेशनल मतलब एज अ होल नेशन इंडिया, तो सेंटर के पास ऑल पावर्स होती हैं, सारी पावर्स हैं, और उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, सॉरी। बाकी स्टेट इमरजेंसी जो हो गई, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, ये सिर्फ पार्टिकुलर स्टेट में लगाई जा सकती है ना, स्टेट इमरजेंसी इन अ पार्टिकुलर स्टेट ओनली। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ये ऑफिशियल टर्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ऑफिशियल टर्म बिल्कुल भी नहीं है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360, ये इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, स्ट्रक्चर को, ठीक है, नाम से ही पता चल होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब इकोनॉमी इससे अफेक्ट होगी ना। ओके, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, आज का यहीं तक था, ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है।
मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए नई चीज़ें लेकर आऊँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें, ठीक है। आपको मेरे साथ बने रहना है। एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारी वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं, मेरी ऐसे वीडियोस और चाहते हैं कि मैं आपको वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि पर्टिकुलर किस टॉपिक में आपको ज़्यादा वीडियोस चाहिए। मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूँगा, बेस्ट अपना जो बेस्ट होगा वो दूँगा कि मैं आपके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग में जो टॉपिक आप मुझे बता रहे हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस ला सकूँ, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से बच्चे को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं जिन्हें ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।